के बीच पर एक अनजान बैग में एक लाश पाई गई। सूत्रों के हिसाब से इंदौर के मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट ने किया सुसाइड। वजह क्या थी अब तक पता जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पिछले 3 दिनों से नहीं मिलने के कारण लड़की ने हाईवे पर मिली जाने माने बिजनेस टाइकून की लाश। इस मर्डर के पीछे की कहानी कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। तुम? हाँ, मैं मिस्टर एक्स। मैं बस कहानी को बनता देखता हूँ और जो देखता हूँ वही सुनाता हूँ। सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ना मैं जासूस हूँ ना ही कोई मसीहा। पुलिस की तफ्तीश जारी है। सोच समझ के किए गए क्राइम से लेकर कल वो अकेली होगी, कमजोर पलों में हुए जुर्म तक। मुझे दौलत चाहिए थी, बह गई थी मैं। जुर्म से जुड़ी हर जानकारी, वो सच उस रात वहाँ क्या हुआ जो सामने नहीं आते। सुनना चाहोगे? क्राइम की असली कहानियाँ विद मिस्टर एक्स, an M&M original. This show is a work of fiction and may include adult content. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any persons, nation, state, individuals, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any persons. This show does not promote any form of superstition or witchcraft and does not promote smoking or drinking. Listeners' discretion is advised. कहते हैं कि दुनिया में दो चीजें कभी नहीं रुकती, एक समय और दूसरा जुर्म। जब से दुनिया है तब से क्राइम्स होते आए हैं और जब तक दुनिया रहेगी जुर्म जारी रहेगा। गुनाह रोकने के लिए कानून भी है और सजा भी, लेकिन गुनाह फिर भी नहीं रुकते। हम जुर्म को रोक तो नहीं सकते, लेकिन जुर्म से जुड़ी कहानियों को दस्तावेजों में कैद कर सकते हैं, उनसे सबक ले सकते हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं। और मैं शायद ऐसी ही एक कोशिश में लगा हूं। अब तक आपके जहन में क्राइम की क्यूरियोसिटी के साथ साथ एक सवाल ऐसे ही एक तूफान की तरह उमड़ चुका होगा कि मैं कौन हूं। वेल, मैं कौन हूं ये सब रिकॉर्ड वक्त के साथ साथ शायद मेरी परतें भी जुर्म के साथ साथ खुलकर आपके सामने आ जाएं। लेकिन हाँ, तब तक के लिए हमारे बीच इस कम्युनिकेशन के लिए एक पहचान, एक नाम जरूरी है। वैसे तो हमारे आसपास कई चलते फिरते नाम हर वक्त घूमते रहते हैं, तो आप उनमें से कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन मैंने खुद को एक नाम दिया है, मिस्टर एक्स। मुझे जुर्म की ये कहानियां कैसे पता, इसका पता आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। फिलहाल वक्त सवालों में नहीं, एक क्राइम की असली कहानियाँ with Mr. X, an M&M original. 8 अगस्त 2015, भुवनेश्वर, उड़ीसा। शहर का मौसम काफी खराब चल रहा था। बिल्कुल आज की तरह ही तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी। साइक्लोन फैलन की वार्निंग कई दिन पहले आ चुकी थी। पुलिस को डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को सपोर्ट देने का काम मिला हुआ था। पुलिस डिपार्टमेंट लोगों को तूफान से बचाने में बिजी था, पर जुर्म तूफान आने पर रुकता नहीं, बल्कि तूफान लाता है, वो भी बिना वार्निंग के। जहां एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशंस का हंगामा था, वहीं दूसरी तरफ शहर में एक अजीब सा सन्नाटा फैला था, और सन्नाटे जुर्म की गूंज के लिए परफेक्ट होते हैं। साइक्लोन आने से पहले जुर्म का तूफान आ चुका था। पुलिस को जयदेव विहार से एक डिस्ट्रेस कॉल आया। जयदेव विहार शहर की एक पॉश कॉलोनी थी, अमीरों की बस्ती। इंस्पेक्टर मुजुमदार ने तुरंत इंफॉर्मेशन नोट की। हेलो, हाँ, नहीं आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, घबराइए मत। हाँ प्लीज बताइए हुआ क्या है। ओके, हाँ ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं खुद टीम लेके आ रहा हूँ। ए विनायक, जीप निकालो जल्दी। किसी रेखा प्रधान नाम की लेडी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि उनके बेटे को किडनैप करने की कोशिश की गई थी। अगले 15 मिनट में इंस्पेक्टर मुजुमदार 2 सिपाहियों के साथ जयदेव विहार के हाउस नंबर B13 पे पहुंच चुका था। लेकिन वहां का नजारा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। अलबुत उसने बेडरूम की तरफ इशारा किया।
इंस्पेक्टर मुजुमदार ने अंदर झांका तो बेड पे एक लाश पड़ी थी। मुजुमदार का सर घूम गया। जानकारी तो किडनैपिंग की थी और यहाँ एक डेड बॉडी थी, लेकिन किसकी थी ये डेड बॉडी? My husband. बेडरूम के अंदर पड़ी लाश रेखा के पति धीरज प्रधान की थी। इंस्पेक्टर मुजुमदार ने सिपाहियों से फौरन दूसरी टीम्स को बुलाने का ऑर्डर दिया और रेखा से पूरे घटनाक्रम की पूछताछ करने लगे। रेखा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनके घर पर धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे। कोई तो था जो उनके पति धीरज प्रधान को धमका रहा था, लेकिन इसके पीछे की वजह रेखा नहीं जानती थी। और रेखा ने बताया कि चूंकि पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही थी, उसका बेटा आरव बाहर घूमने नहीं जा पाया था। फिर आज जब कुछ देर के लिए बारिश रुकी तो वो आरव को लेकर रोड पे घूमने निकल गई। आरव काफी खुश था। उसको इस तरह रोड पे अपने स्ट्रोलर पर टहलने की आदत थी। लेकिन तभी एक व्हाइट कलर की वैन उनके पास आकर रुकी। इससे पहले कि रेखा कुछ समझ पाती, वैन के अंदर से 2 लोग निकले। उनके चेहरे ढके हुए थे। वो तेजी से आरव की तरफ आए और उसको स्ट्रोलर से निकालने की कोशिश करने लगे। रेखा उन पर झपट कहीं इंस्पेक्टर मुजुमदार को समझ आ गई। उसने पुलिस कंट्रोल रूम को खबर की कि एक व्हाइट कलर की वैन को तुरंत सर्वेलेंस पे डाला जाए। लेकिन घर में मौजूद लाश और उसके पीछे की कहानी अब भी बाकी थी। इंस्पेक्टर मुजुमदार की आदत थी कि वो क्राइम सीन को बहुत अच्छे से स्टडी करते थे। उसका मानना था कि मुजरिम तक पहुंचने का रास्ता उसके जुर्म भरे कदमों के निशान में छुपा होता है। इंस्पेक्टर मुजुमदार जैसे ही बेडरूम में एंटर हुए, उसको एक अच्छे से रूम फ्रेशनर की खुशबू आई। बेडरूम में सब कुछ प्रॉपर था, हर चीज अपनी जगह पर, हर सामान नीट एंड क्लीन, सिवाय बेड पे फैले खून के। कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं। पीठ पे एक छुरा घुसा हुआ था, अ लार्ज एंड शार्प नाइफ। कातिल ने धीरज प्रधान को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं दिया। पीछे से वार किया और वो वहीं गिर के मर गया। इंस्पेक्टर मुजुमदार हर चीज बारीकी से नोटिस कर रहा था। उसके शक का मीटर बहुत तेजी से चल रहा था। वो वापस रेखा के पास आया और उसने पुलिस कॉल के बाद की जानकारी मांगी। सर, मैं बाहर से घबराई हुई घर के अंदर आई और फौरन गेट बंद किया। फिर हमारे हाउस हेल्प राजू को आवाज लगाई, लेकिन राजू घर पे नहीं था। तो मैंने धीरज को पुकारा, लेकिन धीरज ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं भागकर बेडरूम की तरफ आई और देखा कि धीरज, उसकी लाश वहां बेड पर। केस पेचीदा होता जा रहा था। घर का नौकर राजू मिसिंग था। मुजुमदार ने राजू की फोटो मांगी, लेकिन उसकी कोई फोटो घर में नहीं थी। मुजुमदार ने उसका हुलिया पूछा और उसको तलाश करने के लिए सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट पर डाल दिया। थोड़ी ही देर में बाकी टीम्स भी आ गईं। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स अपनी जांच में लग गए और धीरज की डेड बॉडी के पंचनामे का प्रोसेस भी शुरू हो गया। मौसम फिर बिगड़ने लगा था। हवाएं जोर से चल रही थी और बारिश भी तेज होने वाली थी। खराब मौसम के बावजूद बहुत से मीडिया वाले जयदेव विहार से रिपोर्टिंग करने आ चुके थे। मामला एक पॉश कॉलोनी का था और एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या हुई थी। इंस्पेक्टर मुजुमदार जानता था कि केस जल्दी सॉल्व करने का प्रेशर भी आने वाला है, लेकिन इस केस की खास बात यह थी कि कोई भी सॉलिड सबूत अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था। ना पुलिस को यह पता था कि वो किडनैपर्स कौन थे जो वैन में आए, और ना ही अब तक मर्डर का मोटिव पता चला था। रेखा ने इतना जरूर बताया कि कुछ दिनों से धीरज को धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे। धीरज के कॉल रिकॉर्ड्स निकालने के लिए टेलीफोन डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आने में अभी समय था। लेकिन अगर किसी के पास समय नहीं था तो वो था इंस्पेक्टर मुजुमदार। साइक्लोन फैलन 4 घंटे बाद भुवनेश्वर को हिट करने वाला था। न जाने क्यों मुजुमदार इस केस को उससे पहले सॉल्व कर लेना चाहता था, और केस को सॉल्व करने के लिए राजू का पकड़ा जाना जरूरी था। रेखा की जानकारी के हिसाब से राजू को घर से गायब हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसलिए उसको पकड़ना कंपैरेटिवली आसान था। सभी बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशंस पे पुलिस उसको तलाश कर रही थी और स्टेट हाईवेज पे नाकाबंदी भी कर दी गई थी। मुजुमदार ने रेखा से पूछताछ करके यह जानने की कोशिश की कि किसी से कोई रंजिश तो नहीं, मगर वो इस सवाल का यकीन से कोई जवाब नहीं दे पाई। मुजुमदार दोबारा क्राइम सीन पे गया। फोरेंसिक एक्सपर्ट से बताया कि मर्डर वेपन एक खास तरह का चाकू है जिसे फिले नाइफ कहते हैं। यह अक्सर मछली काटने के काम आता है, लेकिन इस चाकू में धार ज्यादा होने की वजह से एक बार में ही धीरज को मौत के घाट उतार दिया गया। मौसम का हाल देखते हुए यह कहना मुश्किल था कि पोस्टमार्टम कब हो पाएगा। चक्रवात ने पहले ही पुलिस की नाक में दम किया हुआ था। बात क्लूड करना मुश्किल नहीं था कि एक फैमिली पे एक ही दिन में 2 अलग अलग हमले नहीं हो सकते। हो ना हो, किडनैपिंग और मर्डर का कनेक्शन जरूर था। क्या राजू ने ही यह सब प्लान किया था, या फिर राजू सिर्फ किसी और के प्लान का हिस्सा था? मर्डर राजू ने किया है यह भी कंफर्म नहीं था। मर्डर वेपन से कुछ फिंगरप्रिंट्स तो मिले थे, लेकिन उनको क्रॉस चेक करना अभी बाकी था। मुजुमदार का सर चकराने लगा। खुली हवा के लिए वो बाहर निकल के रोड पे आया। अब तक मीडिया वाले भी वहां से जा चुके थे, कोई नहीं था। मुजुमदार के पास बताने के लिए थी तो बस एक अधूरी कहानी, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसे जोड़ के या तोड़ मरोड़ के ही कोई सबूत मिलना था। मर्डर के केस को सॉल्व करने के लिए उसने पहले किडनैपिंग केस को सॉल्व करना बेहतर समझा। घर के सामने की सड़क पे ही किडनैप करने की कोशिश हुई थी। उसने पूरी सड़क पे नजर दौड़ाई, सभी दुकानें बंद थी, तो किसी के जरिए किडनैपिंग की कोशिश के बारे में जानकारी मिलना मुश्किल था। बिना सीसीटीवी के उस सुनसान सड़क से किडनैपर से जुड़ा कोई भी सुराग मिलना रेत में सुई ढूंढने के बराबर लग रहा था। सड़क पर गाड़ी के ब्रेक लगाकर अचानक रुकने के निशान मुजुमदार ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर हवा भी जोरों से चल रही थी। बारिश का पानी रोड पे जगह जगह भरा हुआ था। कहते हैं तूफान आने से पहले एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, पर मुजुमदार के मन में इस समय हाई प्रेशर बना हुआ था। रोड पे भरे पानी की वजह से मुजुमदार के जूते गीले हो गए।
उसने घर के अंदर जाकर वहां मर्डर से जुड़े सबूत ढूंढना ही बेहतर समझा। वो गेट खोल के घर के अंदर वापस आया और जैसे ही घर के अंदर दाखिल होने वाला था, उसकी नजर आरव के स्ट्रोलर पे पड़ी। एक बच्चे की पहली सवारी, जिसमें एक बच्चा अपनी मां के साथ राइड एंजॉय कर रहा था। यही बात सोचते हुए मुजुमदार ने स्ट्रोलर को पकड़ के यूं ही चलाना शुरू किया। तभी कुछ सोच के वो रुक गया। उसने दोबारा अपने जूते देखे। उसके दिमाग में जैसे किसी सवाल ने जन्म लिया। वो स्ट्रोलर छोड़ के घर के अंदर भागा और रेखा को आवाज दी। रेखा पुलिस को अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट नोट करा रही थी। इंस्पेक्टर मुजुमदार के इशारा करने पर सब इंस्पेक्टर कालिंदी स्टेटमेंट नोट करते करते रुक गई। मुजुमदार ने रेखा से सिर्फ एक सवाल पूछा। रेखा जी, आरव आपकी गोद में बाहर गया था या स्ट्रोलर से? स्ट्रोलर से? तो रेखा जी, स्ट्रोलर के पहिए गीले क्यों नहीं है? हाँ? नहीं थी, लेकिन क्यों और कितने झूठ बोले थे रेखा ने? मुजुमदार ने तेजी से घूमते हुए रेखा के हाथों को देखा। किडनैपर को रोकने की कोशिश का दावा करने वाली रेखा के हाथों पर खरोंच का एक भी निशान नहीं था। मतलब साफ था, किडनैपिंग जैसी कोई वारदात हुई ही नहीं थी। लेकिन मर्डर हुआ था और मर्डर वेपन भी मिला था। और जुर्म के पीछे कौन है, बस ये जानना बाकी था। रेखा के एक झूठ ने शक की सुई उसकी तरफ मोड़ दी। सब इंस्पेक्टर कालिंदी और इंस्पेक्टर मुजुमदार को बस थोड़ी ही सख्ती करनी पड़ी और रेखा टूट गई। रोते रोते उसने अपना जुर्म कबूल कर, सहते सहते अब उसकी हिम्मत टूट गई थी और उसने धीरज को मारने का फैसला किया। पति से बिगड़ते रिश्तों के बीच उसके घर के नौकर राजू से अच्छी दोस्ती हो गई। रेखा ने राजू को अपने प्लान का हिस्सा बनाया और कुछ घंटों पहले ही उसे गांव भेज दिया ताकि पुलिस उसी को कातिल समझे। रेखा ने किडनैपिंग की झूठी कहानी इसलिए रची ताकि किसी को उस पर शक ना हो और सिंपैथी भी मिले। सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से हो रहा था, लेकिन शहर में आने वाले तूफान और बारिश ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया। एक स्ट्रोलर के सूखे पहिए ने जुर्म की रफ्तार पे ब्रेक लगा दी। कहते हैं मुजरिम के हाथ में जुर्म की कालिक लगी होती है, जिसके निशान कहीं ना कहीं जरूर छूट जाते हैं। रेखा को अरेस्ट करके पुलिस लॉकअप ले गई और आरव को गवर्नमेंट केयर सेंटर में ट्रांसफर कर दिया गया, जब तक कोई रिलेटिव उसे लेने नहीं आया। एक अब्यूजिव रिलेशनशिप और बदले की आग ने एक बच्चे को अनाथ कर दिया। रेखा चाहती तो कानून का सहारा लेकर अपने लिए न्याय हासिल कर सकती थी, लेकिन उसने जुर्म का सहारा लिया और जुर्म सिर्फ तबाह करता है। क्राइम ओनली क्रिएट्स केओस। थोड़ी देर बाद ही भुवनेश्वर में फालिन तूफान ने दस्तक दे दी। मुजुमदार अपनी दूसरी ड्यूटी में बिजी हो गया। एक जुर्म का तूफान आकर जा चुका था और एक कुदरती तूफान राजू कितनी बार बोला खिड़की बंद करने के लिए, सुनाई नहीं देता? सॉरी, कहानी के बीच मुझे किसी किस्म की दखलंदाजी पसंद नहीं। क्राइम की दुनिया की ऐसी ही सनसनीखेज और हैरत में डाल देने वाली कई और कहानियां मेरे जरिए आप तक आएंगी। और अपने बारे में भी बताता रहूंगा, क्योंकि मेरी हर कहानी में एक किस्सा है और मैं हर किस्से का एक हिस्सा हूं। क्राइम की असली कहानियां विद मिस्टर एक्स।